बस यार होप आवाज आ रही है मेरी आपको and we can move forward. Yes, sir. Okay, so let's open a research paper first and then see how the introduction and literature review is given there, and then we move on to the SLR. Let me open a research paper first. Okay, I'm sharing a link on group. आप उसको अपने end पे भी खोल के देख सकते हैं. Just to be of same understanding. Okay, so I'm sharing or showing this paper here. Acha ji, okay. So this is a paper published in IEEE Access. Title is Adaptable Reduced Complexity Approach based on State Vector Machine for Identification of Criminal Activities on Social Media. So if you observe the title has all the requisite keywords related to the approach and related to the solution that यार or मनान को the कॉल करना। इंटरनेट का बिल नहीं दे रहा, बोला अगर नहीं देना तो बताओ। Okay, so if you observe this, this has the keywords of all related keywords which are in fact required in a research paper. It gives you the details about the approach and the problem which you are trying to solve. So keywords जो होने चाहिए आपके एक रिसर्च थीसिस के अंदर या एक रिसर्च पेपर के अंदर वो होने चाहिए कि आप किस मसले को हल कर रहे हैं और किस तरीके से हल कर रहे हैं. So those can be seen here. Or once we move downward and see the introduction section. So introduction में मैंने आपसे कहा था कि we need to have three punchlines. The first punchline is you introduce the problem. So अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें इसके फर्स्ट कुछ कपल ऑफ पैराग्राफ्स को तो आपको लगेगा कि या पता चलेगा या अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये मसला है क्या. और उनके रेफरेंसेस के साथ कुछ बात करने के बाद फिर प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस पे बात की जा रही है कि ये प्रॉब्लम क्यों इम्पोर्टेंट है. राइट. और उसके बाद कुछ रिलेटेड रिसर्च पेपर्स डिस्कस किए गए हैं शो विच आर शोइंग द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस डोमेन एंड दीज आर मोस्टली द क्लासिकल रिसर्च पेपर्स और द वर्क्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब विच शोज के ये प्रॉब्लम जो है वो एक जगह पे नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और एक अहम प्रॉब्लम है. सो अलॉन्ग विद द स्टैट्स प्लस द रिसर्च पेपर्स शोइंग बोथ द डायमेंशंस के इस पे रिसर्च भी हो रही है और इसके ऊपर जो है वो एक दुनिया की एग्रीमेंट है कि हर जगह पे प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है. तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये पंच लाइन्स यहाँ डिस्कस हुई हुई हैं और उसके बाद एंड के ऊपर अगर आप जाएं लास्ट पैराग्राफ या लास्ट कपल ऑफ पैराग्राफ्स देखें तो वहाँ पे फिर जो सोल्यूशन इस पेपर का अपना है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है. लाइक इफ यू सी हियर इट शेज के एक नॉवल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स हैज़ बीन प्रपोज्ड और उसके अकॉर्डिंगली कुछ बातें की गई हैं कि ये वर्क या ये काम जो है वो किस तरीके से जो है वो इस एरिया के लिए हमने करना है और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टू handle this to present this work, yeah, to present this approach
उन हवालों से यहाँ पे बात हुई भी है। So introduction section is on the same lines, and after that we have the related work. Related work is also called literature review, रेगुलर लिटरेचर रिव्यू। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक सुटेबल तरीके से जो रिलेटेड काम है दुनिया ने जो, या इसी तरह के जो सॉल्यूशंस लोगों ने प्रपोज किए हैं उनके बारे में बात हुई भी है। सो पहले पैराग्राफ में जनरली उसके ऊपर थोड़ी सी प्रीमाइस दिया गया है, और उसके बाद फिर अगर हम आते हैं अगले अगले पैराग्राफ्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि एक एक मिक्स्ड अप्रोच या एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, या ये कहें कि एक बिल्कुल एक टोन नहीं है, एक डिफरेंट टोन के साथ डिफरेंट पेपर्स के बारे में बात की गई। लाइक अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे अगर पहला पेपर हम देखते हैं तो ये कुछ यहाँ पे इस जगह पे डिस्कस हुआ है, और इसमें इस तरह से मेंशन किया गया है कि जी शाह एटल। एटल आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी क्या वजह होती है, कोई बताएगा आप में से? अ, चलिए जो आपको So आवाज this इसमें means कि मीन्स, all अगर अगर authors. लेट मी आस्क मिसफर जी, मिसफर आप अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे सकें। आर यू लिसनिंग? मिसफर जलाल। जी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है सर। आ रही है? मिसफर को आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ जी मिसफर, मैंने क्वेश्चन किया, आप क्लास में आप कभी कभी नजर आते हैं मुझे ऑनलाइन। आर यू सीइंग दी लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्डेड शेयर किए हैं इससे पहले? जी सर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सुन रहा हूँ सर। और आप मेरे ख्याल रिपीट भी कर रहे हो, पहले भी एक दफ़ा ले चुके हो। जी सर, बिल्कुल। मैंने ये बात हुई थी आपके साथ, वो मैं ऑप्स एरिया में था इसकी वजह से सर। तो आई होप अभी आप कर पाओगे चीज़ें, या स्टिल देयर आर सम इश्यूज? नहीं सर, बिल्कुल। वो लास्ट टाइम भी क्योंकि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द कोर्स तो किया था, तो इसलिए आई थिंक आई वुड बी अप फॉर स्पीड। अच्छा चलें, गुड। तो आपके कोर्स वर्क सारा कंप्लीट हो गया है, या स्टिल देयर आर सम कोर्सेज लेफ्ट? आप, आई होप यू आर डूइंग इट थ्रू द कोर्स वर्क बेस्ड एमएस। नहीं सर, कोर्स वर्क बेस्ड नहीं। मैं बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है वो भी अटेंड करूंगा सर, और सितंबर में फिनिश करूंगा, तो आई एम ट्राइंग फॉर रिसर्च बेस्ड सर। चलो दैट्स ग्रेट। और आप मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है उमैर के साथ शायद काम कर रहे थे, या बिलाल या हमजा के साथ काम कर रहे हो साथ उनके? जी सर, उमैर के साथ है सर। उमैर के साथ डॉक्टर साजिद बशीर, आई होप ही वाज वर्किंग विद हिम। जी सर, बिल्कुल। अच्छा चलें, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड न्यूज़। सो अभी आपने कोर्सेज कितने पढ़ लिए हैं? 6 7 8 कितने पढ़ लिए हैं? सात सात कर लिए मैं सर, और मेरा एक ये वो जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो है सर, और बाकी रिसर्च है। ठीक। और जो आपके बैकग्राउंड कोर्सेज थे, आई रिमेम्बर आप डाटा साइंस में आए थे विद नॉट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड, तो कुछ आपने प्री प्री रिक्विजिट भी करने थे, वो कर लिए सारे? सर, उसमें से मेरा एक कंप्लीट है सर, बट आई एम होपिंग कि ये नेक्स्ट जो 3 सेमेस्टर्स हैं इसके अंदर मैं कंप्लीट कर लूंगा सर। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें जी, बिल्कुल वेल, वेरी वेलकम, और वेरी गुड थिंग कि आप नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, स्टिल यू हैव डन अ लॉट बेटर। सो फर्दर भी इम्प्रूव करें, सर। अच्छा अच्छा यहाँ से करके जाएं, अच्छा थीसिस भी करें, अच्छा पब्लिश भी करें। तो जी सर, बिल्कुल। आई होप आप लेक्चर्स भी राइट सर। देख रहे हो। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में, और आई एम श्योर पहले भी आपने मेरा लेक्चर तो सुना ही होगा, कि हमने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, तो उनकी हवाले से कुछ चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड अभी यूज़ हुआ है, शाह एटल। तो जी क्या सर। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है इससे, क्या समझ आती है, क्यों लिखा हुआ है ये? जी सर। सर, बेसिकली जो प्राइमरी रिसर्चर है वो शाह हैं सर, और उनके साथ जो सेकेंडरी रिसर्चर्स हैं, जो सेकंड थर्ड फोर्थ पे जिनका नाम आता है सर, वो उन सारों को एक कंपोजिट टर्म है सर जो इन सारों के लिए इस्तेमाल होती है। ओके गुड गुड। सो यू राइट, अगर ऑथर्स आपके दो से ज़्यादा हों तो आप सारों के नाम अपने इन टेक्स्ट रेफरेंस में नहीं देते, आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, विच इंडिकेट्स एंड को वर्कर्स एंड अदर्स, समथिंग लाइक दिस। सो अगर आप यहाँ पे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो हम यहाँ अगर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा जी कि ऑथर के नाम से स्टार्ट किया गया है,
और जी फिर अप्रोच के बारे में डिटेल्स दी गई हैं कि ये अप्रोच है क्या. सो इफ आई जस्ट गो थ्रू फॉर योर ease, that it says that Shah et al. Create a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, moderate, and neutral. And then some of the positives have been mentioned by saying that the accuracy up to 82% is achieved with machine learning classifiers using this approach. और फिर इसका रेफरेंस दिया हुआ है, ये आई ट्रिपल ई स्टाइल में रेफरेंस है, तो नंबर 7 पे इसकी डिटेल जाके देखी जा सकती है. सो यहाँ तक ये एक रेफरेंस जो कि रिलेटेड अप्रोच है उसके बारे में, उसकी मेथडोलॉजी और उसके जो उसके पॉजिटिव्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं. प्रोबेबली यहाँ पे कोई नेगेटिव समझ नहीं आया ऑथर को, इसलिए उसने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया, और जो उसकी समझ आई उसके मुताबिक उसने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी हैं. और फिर जब ये एक पेपर के बारे में बात कंप्लीट हुई, तो दूसरा पेपर अगर आप देखते हो के बारे में आगे जो पैराग्राफ है वो मेंशन कर रहा है कि शेज एंड फेलो वर्कर्स present a review of special features, extraction techniques for handling ambiguity of words. So here the second paper has been given. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही टोन में नहीं है, मोनोटोनस नहीं है, शाह एटल, लेकिन यहाँ पे शेज एंड फेलो वर्कर्स लिखा गया है और फिर अकॉर्डिंगली आगे स्टेटमेंट दी गई है. और इफ यू मूव टू द थर्ड पेपर विच इज समवेयर हेयर, सो यहाँ पे अब एक डिफरेंट टोन में बात की गई है कि टू एड्रेस द इशू ऑफ कंटेक्चुअल पोलैरिटी, that is a sentiment being positive in one domain and negative in another domain, Richard and co-authors adopt hierarchical classification in text mining. They use three filtering schemes to progressively classify text with respect to the contextual polarity and frequent term of document number 9. सो हर नया पेपर एक डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट टोन के साथ जो है वो लिखा गया है. और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि ऑल ऑफ दीज रेफरेंसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंट टेंस. सो वंस वी राइट, we try to avoid past tense and future tense. May this paper been written 40 years back, but you are reading it and you're writing it in today's world, so you will write in the present tense or present perfect tense, present perfect continuous tense. That is how any writing is attempted in regular or formal English, or I would say academic English. So अगर इसको आप इस तरह से स्क्रॉल करते जाएं तो कहीं पे एटल के साथ बात की है, कहीं पे को वर्कर्स के साथ बात की है, कहीं पे सिर्फ ऑथर्स लाइक इधर आते हैं तो इधर देखें आप एक और तरीके से बात की गई है, सिंपल ऑथर्स कह के और पेपर का रेफरेंस दे के बात की गई है. और इसी तरीके से इफ़ यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, सो यू विल फाइंड आउट के अप्रोचेज जो हैं वो उनके ऊपर एक सिंगुलर अप्रोच पे आप से नहीं लिख रहे, बल्कि आप डिफरेंट तरीके से इंगेज रखते हुए रीडर को कि वो एक मोनोटोनस टोन का शिकार ना हो जाए या उसकी इंटरेस्ट जो है वो लूज ना कर जाए. तो आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू को मेंशन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये लिटरेचर रिव्यू इस तरह से आप देते चले जाते हैं. और देन यू क्लोज योर दिस सेक्शन. और देर कुड बी अ वे कि जब इधर आप क्लोज कर रहे हो, जनरली रिसर्च पेपर्स में तो नहीं लिखा जाता, लेकिन ये कि अगर आप थीसिस कर रहे हो तो इसके एंड पेपर आप एक गैप एनालिसिस का शॉर्ट पैराग्राफ या एक सेक्शन या सब सेक्शन भी ऐड कर लेते हैं, ताकि ये कंक्लूड किया जा सके कि जो पढ़ा है आपने इसके अंदर से क्या चीज़ आपने डिडक्ट की है, क्या आपको समझ आई है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है, और क्या चीज़ जो वो आगे हैंडल होनी चाहिए. सो इस तरीके से योर फॉर्मल लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, या इसको हम कहेंगे रेगुलर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, इज कंप्लीटेड. इट इज अ सेक्शन इन अ रिसर्च पेपर, इट्स अ चैप्टर इन अ thesis. So that is how you do it. I hope this is understood by everybody कि ये क्या है और कैसे लिखा जाता है और इसकी क्या पंच लाइन्स होनी चाहिए. Because now I'm going to move towards the SLR. यहाँ कोई चीज़ इसके अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. सवाल नहीं है आपका किसी का भी?
हाँ जी राबिया, फिर क्या आपको समझ आई यहाँ तक? अगर थोड़ा सा आप मुझे कंक्लूड कर सको। सर बेसिकली आपने जो भी लिटरेचर रिव्यू में बताया कि इट्स रेगुलर लिटरेचर रिव्यू, और हम इसको समटाइम्स बैकग्राउंड स्टडी भी कहते हैं। और इसके अंदर ये है कि हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस में, so starting from the initial solutions, then the improved forms, and further we move towards the as of now कि अभी existing क्या practices follow हो रही हैं। सो उनमें हम सो जो गिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज हम जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं। और सब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रोचेस को हम इन सबको कवर करते हैं। आफ्टरवर्ड सर हम इसमें गैप एनालिसिस बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ फाइंड करते हैं कि किन किन अप्रोचेस में जो गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड हाउ वी शुड टेक ऑन दिस, कि हम इसको कैसे फर्दर प्रोसेस करेंगे। उसको प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग अप्रोचेस में। बिल्कुल ठीक है जी। सो लेकिन फोकस जो होता है वो होता है कि आप जिस सोल्यूशन पे आप काम कर रहे हैं उस तरह के सोल्यूशंस पे लोगों ने क्या काम किए हुए, और वहाँ पे आप उनसे क्या चीज़ें सीख सकते हैं टू इम्प्रूव अपॉन योर अप्रोच। सो अगर सर ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है तो लेट मी शेयर दी presentation again now. Okay, now coming on to the another term which is used very extensively in the research world, which is called the systematic literature review. सो अगर इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बताना कोशिश करूं, कैसे अगर आपको आपने एक टेलीविजन शो, लाइक स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने एक टेलीविजन शो, आपको आज कोई कहता है जी कि आपने एक टेलीविजन शो बनाना है और उसको हमने से अगले महीने से ऑन एयर करना है, तो अब आप एक अपना होमवर्क करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ यार, अब जो टेलीविजन शोज हैं ये दुनिया में किस किस तरीके से लोग कंडक्ट करते हैं। आपको नज़र आएगा कि समटाइम्स देर आर सम शोज जिसके अंदर ऑडियंस होती है, कुछ में ऑडियंस नहीं होती। लाइक अगर इसको ही थोड़ा सा मैं लेजर पॉइंटर से एक्सप्लेन करूँ, तो इनको अगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप देखेंगे कि यार ओके यार, देर इज गोइंग टू बी सम शोज, बिकॉज मैंने एक शो रन करना है तो अब मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ओके देर आर सर्टेन शोज वेयर ऑडियंस इज देयर, कुछ में ऑडियंस नहीं है। कुछ में आप गेस्ट बुलाते हैं, उनको आप पेमेंट करते हैं, कुछ में आप पेमेंट नहीं करते हैं। कुछ के अंदर जो है वो टाइम लिमिट होती है, कुछ में टाइम लिमिट नहीं भी होती है। कुछ के अंदर कंटेंट जो है वो मतलब कंटेंट बेस्ड कुछ शोज होते हैं, कुछ गेम्स रन किए जाते हैं, किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं, किसी में कोई जनरल डिस्कशन बेस्ड शोज हो सकते हैं। फिर कुछ सीरियल बेस्ड होते हैं शोज, कुछ के अंदर सिंगुलर शो भी होता है, कुछ के अंदर फीडबैक ली जाती है, कुछ के अंदर फीडबैक नहीं भी ली जाती। कुछ लाइव होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, कुछ में गेस्ट्स होते हैं, कुछ में गेस्ट्स नहीं होते हैं, कुछ में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ में पार्टिसिपेंट नहीं भी होते हैं। कुछ छोटी स्पेस के अंदर कवर होते हैं, कुछ बड़ी स्पेस के अंदर कवर होते हैं। कुछ इंटरेक्टिव होते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड अलग शोज नज़र आते हैं आपको, कुछ में ड्रेस कोड है नहीं है। सो अगेन, ये सारे के सारे फिनोमिनास की बेस के ऊपर एक बहुत ही ब्रॉड या एक बहुत ही आई वुड से कि एक डिटेल्ड पिक्चर जो है पहले आप लेंगे, और फिर उसकी बुनियाद पे आप कुछ आप फैसला करेंगे कि मैंने क्या करना है। सो नाउ अगर ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके जहन में हो, इसका कोई ताल्लुक एज सच किसी फॉर्मल रिसर्च पेपर से उस तरह से नहीं है। अब मैं आगे आता हूँ उसको हम लिंक कैसे करेंगे। जो एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंट कंटेंट कवर किया जाता है। लाइक ये एक सर्कुलर डायग्राम या एक इटरेटिव डायग्राम अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन SLR। दिस इट्स गोइंग टू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट। अब ये ध्यान में रखिए कि आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, आपने कोई सॉल्व नहीं की चीज़, बट you are just trying to give a literature review which is systematically done based on certain thing, based on some solution, based on say some proposed solution, but which has not been done by you.
सो अगेन अब उसके अंदर क्या होगा वो थोड़ा देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट होगा ज़रूर, बट वो क्या होगा वो बाद में देखते हैं। It would have an introduction section. It would have the categories of problem domain. The one as I've shown there, okay, there could be 101 categories of the problem which you have been given in this case to make a television show. Then there is of course going to be a method. What that method is, आपने कुछ खुद तो method अभी propose किया नहीं है, but यहाँ पे कोई एक method होना चाहिए. Then discussion and findings, and finally the conclusion. सो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको हर एसएलआर में नजर आएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। इससे पेशतर के बस के ऊपर जाऊं, अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू की मेथडोलॉजीज को देखें तो दुनिया में देर आर टू मेजर मेथडोलॉजीज विच आर in fact discussed, yeah, we have followed. The most popular one is the Prisma 2020 approach. And the second one is the Barbara Kitchenham model. जो प्रिज्मा मॉडल है, दिस वाज प्राइमरली गिवन फॉर द मेडिकल स्टडीज। वो क्यों है मैं बताता हूँ। बट लेटर ऑन जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से इसको टेलर किया गया, या कहें कि कुछ चीज़ें ऐड की गई या डिलीट की गई या उसको थोड़ा मुसलमान किया गया, दैट वाज बाय द रिसर्चर बारबरा किचनहैम। उनके कुछ और को ऑथर्स थे, तो वो मॉडल जो है वो फॉलो अप किया जाता है, विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन द प्रिज्मा। बट प्रिज्मा के मेजर कंटेंट सर अगेन उसके सॉरी, अंदर। जो लास्ट स्लाइड आपने दिखाई है उसमें जो रेगुलर लिटरेचर रिव्यू है और एसएलआर में प्राइम सर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? राबिया, अभी आगे जब हम कंटेंट देखेंगे ना तो आप सवाल का जवाब खुद देंगी मुझे। अभी मैंने आपकी वो एक सर सिर्फ एक हिस्स को टिक किया है कि देर इज अ डिफरेंस, क्या है वो भी हम देखते हैं आगे। पहली चीज तो मैंने सर आपको भी बताई ना कि देर इज गोइंग टू बी एन अ मेथोडोलॉजी आउट ऑफ दीज टू विच द एसएलआर पर्सन और द पर्सन हु इज राइटिंग एसएलआर विल फॉलो। और उसके जो सर कंटेंट्स हैं वो यहाँ मेंशन किए हैं हमने। राइट। अब कैसे सर मजीद क्लैरिटी आएगी जब आप इसको थोड़ा आगे हम लेके चलेंगे, प्लस फिर कुछ रिटन पेपर्स आप देखेंगे कि हाँ जी ये एसएलआर है और ये एसएलआर में और एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में फ़र्क ये समझ आ रहा है मुझे। फॉर द टाइम बीइंग देर आर टू अप्रोचेस विच आर फॉलोड, आइदर ऑफ द टू आर फॉलोड फॉर राइटिंग एन एसएलआर। वन इज प्रिज्मा, सेकेंड इज द बारबरा किचनहैम मॉडल। राइट, सो लेट्स गो ऑन टू दैट। हम आ जाते हैं बारबरा किचनहैम मॉडल के ऊपर। प्रिज्मा पे अगर हम देखें पहले, तो प्रिज्मा स्टैंड्स फॉर द प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। So this is an approach which shows how various studies are identified, screened, and selected for inclusion. So now focus on the specific terms here. As the name says, here you are trying to bring in some of the important items existing, and then you are trying to analyze them for their usefulness and certain performance benchmarkings. So this is a general reporting guideline applicable to systematic reviews and meta-analysis across various disciplines, primarily for medicine, but again, they are used in social sciences and engineering as well. So, और जो Barbara Kitchenham model है, this has been derived from Prisma model. It is specifically designed for SLRs in software engineering and computer science domain. Again, ये क्या है? It emphasizes some of the methodology. It gives a method to identify, analyze, and synthesize empirical evidence related to software engineering research and provide detailed guidance on planning, conducting an SLR. Right? Let's move forward. ये दो चीज़ें हमारे कुछ हमारे जमान में आई कि यहाँ एक ये मॉडल है प्रिज्मा, और एक ये मॉडल है जो कि हमें तरीका बता रहा है कि एसएलआर कैसे करना है। अब आगे आ जाते हैं। Okay, so salients of both of these approaches are shown here. There are four important parts of writing an SLR. It starts from the identification, it goes on to the screening, it comes on to the eligibility, and then the meta-analysis. अब ये क्या क्या है उनको हम देखते हैं। There are four main phases. So first one is identification. So identification से मुराद ये है कि there are millions and billions of records which are available in the world on any singular topic. Like अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक अगर आपको प्रॉब्लम है
आपने एक टेलीविजन शो के बारे में किसी ने आपसे कहा यार कि जस्ट गो एंड ब्रिंग समथिंग ऑन ऑन दैट दिस प्रॉब्लम टू मी, मैंने इसको से एक टेलीविजन शो शुरू करना है। सो यू विल फाइंड आउट कि देर आर, मतलब मैंने आपको वहाँ कुछ चीज़ें शो की थी, उसके अलावा भी बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से, किसी की ज़ुबानी से, किसी के लिखत से, किसी के रिकॉर्ड से मिल जाएगी। सो अब आपने एक एसएलआर लिखना है, तो फर्स्ट फेज इज द आइडेंटिफिकेशन। In our research domain, the identification sources are sort of sometimes very binary and sometimes they are gray as well. So अगर यहाँ मैं इससे इस स्लाइड के ऊपर आपको अगर नजर आ रहा हो तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड थ्रू डेटाबेस सर्चिंग। आपके डेटाबेसेस कौन से हैं स्टूडेंट्स के? दोज आर दी स्कोपस, दोज आर दी वेब ऑफ साइंस, दोज आर दी पबमेड जो हमने पढ़े थे, दीज आर दी डेटाबेसेस, इंडेक्सेशन प्लेसेस जो कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। And there are some additional records as well, which are generally not available, probably not available in some of the very famous databases, but they are in gray literature. They are in some other references. By gray literature we mean के कोई experimentation किसी एक हॉस्पिटल में हो रही है, किसी एक बीमारी पे उन्होंने कोई एक आई वुड से क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया, और वो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट उनके दिमागों तक या उनके दिलों तक ही रह गया या उनके नोट्स तक रह गया, उन्होंने इसको नहीं लिखा कहीं पे या पब्लिश नहीं किया, बट दैट इज एग्जिस्टेंट समवेयर। लाइक आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें जो हिस्टोरियंस होते हैं, या जो एक बड़ी फेमस मूवी है, क्या नाम है इसका, हैरिसन फोर्ड का जो एक सीरीज है पूरी कंप्लीट, तो उसमें ही ट्राइज टू फिगर आउट द मेनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ lot of things which are limited to some of the people around the globe and then try to find out something. So those, all those things are called gray literatures. So it means that there are certain records which are very famous and very appropriate, या कहेंगे very white, very regular, and there are some things which may not be very proper, but they are very important in some of the cases. So पहले उनको identify करना. So this is the first phase of an SLR. Second is the screening. Now you bring in your filters कि अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि मैंने रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं किस बेस पे रखनी है, बेस्ड ऑन टाइटल्स, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट्स, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, based on their quality, and there are certain things which you will exclude. So screening means there has to be an inclusion and exclusion criteria which should be very detailedly elaborated कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ. Remember, all of these things you never do, yeah, not do in details while you are doing your regular literature review. Here is a complete process, and once you see a SLR, तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा पता भी चलेगा. So this is the second thing which you do, screening, and then comes the eligibility. Uh, इनफैक्ट यू सी कि आप अब किन रीजंस की बेस के ऊपर आप अब उन आर्टिकल्स को अपने इस एसएलआर में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपने आप फाइनलाइज कर लिए हैं आफ्टर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एंड देन यू गो फॉर द मेटा एनालिसिस which in fact is the analysis of you on those selected studies by doing their qualitative analysis, by doing their quantitative analysis, and then commenting on their future usage. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे भी फर्दर क्लेरिफाई होगा जब कुछ और आगे चीजें कवर कर. सो से दिस इज द डायग्राम which is given by the Prisma 2020 मॉडल. इसमें आप देखें तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन का एक ब्लॉक्स नजर आएंगे जिसमें नजर आएगा जी कि कौन कौन से डेटाबेसेस रजिस्टर्स आपने सर्च किए हैं, और अकॉर्डिंगली उनमें से कौन से अगर आप आगे जाके देखते हैं तो रिकॉर्ड्स विच हैव रिमूव्ड प्रायर टू स्क्रीनिंग, मतलब पहले ही आपने उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया, उनकी डिटेल आपने विद नंबर्स मेंशन कर रहे हैं आप. You're going into the detail of those things which you have considered and you have not considered at start. Then जो कंसिडर किए उनके अंदर भी अब आप अपनी डिटेल्स कुछ बताएंगे कि जी, या बताना चाह रहे हैं कि जी मैंने कितने रिकॉर्ड स्क्रीन किए, कौन से एक्सक्लूड किए, कौन से इंक्लूड किए, और अकॉर्डिंगली उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी कंडीशंस, रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3 क्या थी, और अल्टीमेटली आपने अपनी कौन कौन सी स्टडीज और रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनली शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दी मेटा एनालिसिस पार्ट. मेटा एनालिसिस क्या चीज़ होती है? This is the definition which I got from the ChatGPT. So it is the statistical method
that combines the results of multiple research studies on the same topic to produce a single, more robust conclusion by analyzing the pooled data, offering a more precise estimate of an effect compared to an individual study alone. ओके, सो अगर इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करें तो सॉर्ट ऑफ रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में भी ये काम आप कर रहे होते हैं, बट ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल. Here is it's on a more broader scale that you are now uh, reading and going through many things and then coming up with I would say a more better output from all of, या कहें कि एक ज़्यादा वाजे आउटपुट देना चाह रहे हैं फ्रॉम मैनी थिंग्स ऑन द सिमिलर टॉपिक, जिसपे मिस्टर एक्स वाई जी ने कुछ कहा है, मिस्टर एबीसी ने कुछ कहा है, मिस्टर पी क्यू आर ने कुछ कहा है. आपने उन सबको देखने के बाद अपने एक कमेंट्स कंपाइल किए हैं जो कि इन सब के बारे को देखते हुए एक एक ऐसा रास्ता बता रही है कि जो शायद एक और दूसरा और तीसरा दोनों की अच्छाइयों और बुराइयों को कंबाइन करके कुछ मेंशन करने की कोशिश कर रही है, इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट. सो इट्स एन एनालिसिस ऑफ एनालिसिस. देयर आर वेरियस एनालिसिस बाय दोज ऑथर्स. You are analyzing it again, and then you give your results based on statistical basis, based on some mathematical packings and backgrounds, where you are able to reach to a much stronger conclusion than the individual studies which you have gone through. Okay. सो इसका मकसद जो था बेसिकली, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि दिस एसएलआर इन फैक्ट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिकल स्टडीज. रीज़न बीइंग कि मेडिकल डोमेन में बहुत सारी चीज़ें पब्लिश नहीं होती और सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं, और लेकिन वो इम्पोर्टेंट होती हैं. तो उनकी जो अकल और फहम है वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए एसएलआर वहाँ पे लिखने इंपॉर्टेंट होते हैं. पर अल्टीमेटली ये चीज़ इंग्रेस कर गई है बाकी डोमेन्स के अंदर भी, और एवरी अदर डोमेन आल्सो इज डूइंग द सेम थिंग, हैज़ बीन डूइंग इट नाउ क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ इनटू दिस. सो अगर देखें इसके अंदर जो मेटा एनालिसिस के अंदर पार्ट्स अगर आप देखते हैं तो इसकी यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस मेंशन्ड है, और इसके कुछ मेथड्स गिवन है, और इसका तरीका बताया हुआ है. हाँ, सो अगर इसको आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें तो कुछ अप्रोचेस, कॉमन मेथड्स गिवन है. अगेन दीज मेथड्स आर प्राइमरली रिलेटेड टू मेडिकल डोमेन. So aggregated data meta-analysis, individual participant data meta-analysis, cumulative meta-analysis, network meta-analysis, meta-analysis of diagnostic test accuracy. ये सारी टर्म्स अगर आप वन बाय वन जाके एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको मेडिकल के अंदर उनके जो डिफरेंट तरीके होते हैं अपने मेडिकल के एक्सपेरिमेंट्स करने के, उनके ऊपर ले जाएंगे. और उसी से रिलेटेड नीचे जो परफॉर्मेंस है कि यू फ्रेम अ क्वेश्चन, यू फॉर्म दी सर्च स्ट्रेटेजी. आप डेटाबेस को सर्च करते हैं, आर्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी को फिगर आउट करते हैं, उनकी मल्टीपल डायमेंशन में एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं, उनकी समरी इफेक्ट्स को चेक करते हैं, और अकॉर्डिंगली उनको इस पर्सपेक्टिव से जज करते हैं कि मैं कोई बायस्ड अप्रोच यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपने रिजल्ट्स को आप प्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज हाउ यू डू इट. और स्ट्रेंथ्स पे अगर हम आते हैं तो इट इम्प्रूव्स द एस्टिमेट precision. It identify effects in specific groups. It's analyze rare outcomes. It check heterogeneity and evaluate its sources. Various interventions. Again देखें specific terms हैं. इंटरवेंशन से मुराद कि एक सेट ऑफ डॉक्टर्स ने कुछ किया, आउटपुट कुछ और आई, एक सेट ऑफ डॉक्टर्स ने कुछ और किया, आउटपुट कुछ और आई. सो दोज थिंग्स हैज टू बी ब्रॉट इनटू कंसिडरेशन. एंड अकॉर्डिंगली देन देर आर सम लिमिटेशंस, बिकॉज रिसर्च जो है हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, पब्लिकेशन के अंदर भी बाइसेस हैं, आप सेलेक्ट करते हुए भी बाइस्ड हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन की मिसलिंगनेस हो सकती है, हेट्रोजेनिटी से मुराद ये है कि मल्टीपल डायमेंशन में वो चीज़ अप्लाई ही नहीं हो रही. सो इस तरीके से ये कुछ फिनोमिना हैं जो कि मेटा एनालिसिस, प्योरली ये जो टर्म है इट्स अ मेडिकल टर्म, बट वी कैन मेक इट सुटेबली redefined or altered as per our requirement in the software engineering and computer science. और वो क्या है उस पर हम आगे आ जाते हैं. So again, coming back to the structure, this is the structure of the SLR, where you give an abstract, you give the introduction, you define the categories of problem, you come to the method, and then ultimately discussion, findings and conclusions. ओके, अब आ जाते हैं जी प्योरली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस के डोमेन से हम किस तरीके से इसके ऊपर चीज़ों को लेके चलेंगे.
अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर है, आई जस्ट स्टॉप हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसोलिडेट। क्या आपको कोई चीज़ में तंग कर रही है या अभी समझ में आई हो तो हम उसको पहले डिस्कस कर लें। जी, एनीथिंग। डिसओरिएंटेड तो नहीं हो गए? नो सर, नो क्वेश्चन। जी राबिया, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर perspective, from a PhD student perspective than an MS student perspective. सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी वाली फेज थी, उसके बाद जो आपने मेटा एनालिसिस बताया उसमें। अभी अब हम उसको अब डिटेल में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, द थिंग्स वुड बी मच बेटर। आई वुड से आपका एक वो एक कुछ न्यूरॉन्स मैंने एक्टिवेट कर दिए हैं कि इसमें कुछ चीज़ों का फर्क है। वो क्या है, वो थोड़ा सा इधर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सर ठीक है। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड सर प्रोसेस। सो स्ट्रक्चर प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मींस, अब एब्स्ट्रैक्ट जो है अगेन कुछ रिटन पेपर्स में आपसे शेयर करूंगा, यू विल गेट टू नो कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन एसएलआर कैसे लिखा जाता है। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सोल्यूशन विच यू आर गिविंग। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स एन एसएलआर। सो एसएलआर का एब्स्ट्रैक्ट एसएलआर के तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या होगा वो हम देखते हैं कि क्या होगा। वो बेस करेगा इसी चार पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है, स्क्रीनिंग है, एलिजिबिलिटी है और फिर मेटा एनालिसिस है। ये चार चीज़ें होंगी, तो इन्हीं को शॉर्टली आप एब्स्ट्रैक्ट में बताएंगे। बट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन हियर विच यू ब्रिंग इन। और इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले, क्योंकि आप एसएलआर ले रहे हैं तो आप रेशनल देते हैं कि मैं ये एसएलआर क्यों देना चाह रहा हूँ। So SLR stands for Systematic Literature Review. So it means that you need to see previously published SLRs in the same domain. So if you see those are not the individual solutions of a problem. Remember, those are not the individual solutions of a problem. Those are the SLRs. SLR means a very broad picture of a domain. By saying domain means, again, a broad domain means this is covering a lot of things that domain. So that domain is has to be covered according to certain things. तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दें। ओके, सो देखिए, इसमें इस तरह से है कि अब आपने जब इंट्रोडक्शन देना है अपने एसएलआर का, आपने अपना एसएलआर